अच्छा जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। ओके, हेलो। अच्छा, आज मैं बताऊंगा कि व्हाट आर डक्ट्स। डक्ट्स क्या होते हैं? डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। अब हम उसने मैंने बताया था कि अगर अ, दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, एक ऑर्गेनिजम्स है, उनके लीफ और शूट में जीन का एक्सप्रेशन का लेवल कितना डिफरेंट है, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस होता है? हमारे पास ऑब्जेक्टिव ये है, हमने ये मालूम करना है कि हमारे पास कोई 10 जीन्स हैं जीनोम वाइड वाले। अब हमने ये चेक करना है कि वो प्लांट के किस पार्ट में एक्सप्रेस होंगे, इन विच पार्ट ऑफ द प्लांट दी जीन्स विल बी एक्सप्रेस्ड। समझ आ गई? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू फाइंड द देयर एक्सप्रेशन, वी नीड टू फाइंड देयर। लेकिन उसका एक तरीके से हम स्टडी करेंगे तो फिर पता चलेगा। ठीक है? वो कौन सा ऐसा तरीका है कि जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा जीन कहाँ एक्सप्रेस होता है, ज्यादा होता है, कौन सा जीन किसी एक जगह एक्सप्रेस कम होता है। ठीक है? इसके लिए आ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डिफरेंशियली एक्सप्रेस जीन एनालिसिस ऑफ जीन फैमिली मेंबर्स। ठीक है? उसके लिए हम क्या डाटा डाउनलोड करेंगे? कहाँ से? एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहां पर हम जाएंगे और वहां से हम ये डाटा डाउनलोड करेंगे। ठीक है? लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हमने स्टडी करनी है एक्सप्रेशन प्रोफाइल, आइडेंटिफाई टैग्स, इंटरप्रेट रिजल्ट्स एंड राइट डिस्कशन एंड मेथड्स। और उस बेस के ऊपर हमने कैसे रिजल्ट्स लिखने हैं और उसकी बेस के ऊपर कैसे हमने डिस्कशन लिखनी है। क्योंकि हम एक आर्टिकल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपको पता होना है हमने जो भी काम करना है वो प्रैक्टिकली कैसे करना है वो बता दूंगा मैं आपको। उससे आप रिजल्ट्स क्या लेंगे? ये जो किताबी नॉलेज तो बड़ा है, आप इंटरनेट पे आरएनए सेक एनालिसिस लिखोगे तो आपको किताबी नॉलेज सारा मिल जाएगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर, कि हाउ व्हाई वी स्टडी दिस एनालिसिस, हाउ टू गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट। तो ये हमारा, और हाउ टू राइट द रिजल्ट। इफ वी राइट द रिजल्ट, हाउ वी कैन से दैट दीज आर गुड रिजल्ट। ये जो रिजल्ट्स आए हैं, ऐसे ही रिजल्ट्स क्यों आए हैं, या इसको डिफरेंट होना चाहिए था? अगर ये आए हैं तो ऐसे क्यों आए हैं? अगर ये, इसको भी कंपेयर करेंगे किसी और ऑर्गेनिज्म के जीन एक्सप्रेशन डाटा के साथ, के ऐसे डिफरेंट रिजल्ट्स आए हैं, तो क्या ये वाकई यूनिक है? जरा आपने जस्टिफाई करना है अपने रिजल्ट्स को कि वाकई मेरे जो रिजल्ट्स आए हैं ये यूनिक से और इसके अंदर। ठीक है? अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? मैयर हाउ एक्टिवली जीन्स आर ट्रांसक्राइब इनटू मैसेंजर आरएनए। हमने ये मालूम करना है कि हमारा जो जीन है वो मैसेंजर आरएनए के अंदर कितना एक्टिव है। इसको मालूम कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा जीन एक्सप्रेस हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। मेरी बात की समझ आई? ये पहला लेवल है जीन एक्सप्रेशन का। मैंने कहा था कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनती है, एंड दिस प्रोटीन देन टेक पार्ट इन मेनी केमिकल रिएक्शंस, एंड अल्टीमेटली देयर इज अ चेंज इन द फिनोटाइप। देयर इज अ, व्हाट इज द फिनोटाइप? दिस इज द फंक्शन ऑफ दैट जीन। जो एक फिनोटाइप आती है वो इट मीन वो उस, अगर एक पौधा रेजिस्टेंट हो जाता है तो इट मीन ये उसका फंक्शन है। एक पौधा, एक जीन के एक्सप्रेशन होने से अगर एक, हाँ, हम किसी बीमारी के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं, हमारी उस बीमारी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इट मीन हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा जीन है जो हमें उस बीमारी से बचा रहा है। वो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। वो हम क्या कर लेंगे? हम एक सेल लेंगे, ह्यूमन सेल्स लेंगे या मेमेलियन सेल्स लेंगे, उसके हम क्या करेंगे कि उसको नॉर्मल ग्रो करेंगे। फिर उन्हीं नॉर्मल ग्रो करने वाले सेल्स में से कुछ सेल्स लेंगे, उसके ऊपर हम वायरस का अटैक करवा देंगे। अब हम देखेंगे नॉर्मल सेल्स के अंदर कौन से जीन एक्सप्रेस हुए हुए हैं,
और इस वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर, ठीक है, तो उससे हमें ये अंदाजा हो जाएगा, हम दोनों का आरएनए आइसोलेट करेंगे और उस आरएनए को हम क्वांटिफाई कर लेंगे। अब क्वांटिफाई का मतलब क्या होता है? आपने ना मैं आपको रिसर्च करना सिखाऊंगा। क्वांटिफाई, इसका ये कहां से लफ्ज निकला? आप इंग्लिश भी आनी चाहिए आपको। क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब नंबर। अच्छा, इट मींस अगर हम जो मैसेंजर आरएनए कितने बन रहे हैं वो मालूम हो जाए तो हम इसको क्वांटिफाई कहते हैं। अगर मैं कहूं कि यहां पर हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर और एक एक को गिन लूं तो मैंने क्वांटिफाई कर लिया। अच्छा, आज की क्लास में और पिछली क्लास में कितना डिफरेंस है? अगर आज की क्लास में मेरे पास 55 स्टूडेंट्स हैं और पिछली क्लास में 10 स्टूडेंट थे, इट मीन देयर इज अ ह्यूज इन डिफरेंस। ठीक है, तो इट, और मैं क्वांटिफाई भी कर लिया। क्या कर लिया? क्वांटिफाई। इस तरह ही जो जीन का एक्सप्रेशन है वो है कि कितने आरएनए के मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हुए हुए हैं। एक डीएनए, एक जीन से एक आरएनए का मॉलिक्यूल भी एक्सप्रेस हो सकता है, बल्कि इस बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें एक मजदूर चाहिए। अगर हमारे पास एक कमरा बनाना होगा तो हमें दो मजदूर चाहिए होंगे। लेकिन अगर हमने पूरी बिल्डिंग बनानी है तो इट मीन हमें अगर 70-80 मजदूर चाहिए। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द नंबर ऑफ लेबर। ठीक है, जो बंदे हैं, जो लेबर है, उसका बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। सिमिलरली हमारा जीन है, समटाइम ऐसा होता है कि किसी प्रोसेस को करने के लिए हमें एक ही आरएनए का मॉलिक्यूल चाहिए होता है और उससे डीएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगी, और वो प्रोटीन किसी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेगी और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि उस प्रोटीन के ज्यादा मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं, तो इसलिए फिर ज्यादा नंबर ऑफ आरएनए के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे और वो ज्यादा प्रोटीन बनाएगा। और वो फर्ज किया हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनानी है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमें एक से ज्यादा प्रोटीन चाहिए होगी। प्रोटीन क्या करती है कि आपकी सेल मेम्ब्रेन का पार्ट है, और पूरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक प्रोटीन नहीं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पर 50,000 प्रोटीन के मॉलिक्यूल चाहिए हो। तो डेफिनेटली प्रोटीन का जो एक्सप्रेशन का लेवल है वो ज्यादा होगा। अच्छा, अब है हेल्प आइडेंटिफाई जीन्स दैट आर अप रेगुलेटेड। GR, व्हाट डज इट मीन? अप रेगुलेटेड। रेगुलेटेड, पहले तो यहां पर लफ्ज आया हुआ है रेगुलेटेड। रेगुलेटर होता है ये पंखे का रेगुलेटर। इससे क्या करते हैं? स्पीड कभी कम कर सकते हैं। अब आपको पहले तो लफ्ज को इंग्लिश समझ नहीं आनी चाहिए ना। रेगुलेट, ये समटाइम जीन डाउन रेगुलेट कम हुआ है, समटाइम जीन अप ज्यादा हुआ है। अब यहां पर लिखा हुआ अप रेगुलेट। अगर जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे, या आर डाउन रेगुलेटेड, क्या वो जीन का एक्सप्रेशन कम है। कम का मतलब कम नंबर ऑफ एमआरएनए मॉलिक्यूल बने हुए हैं, कम नंबर ऑफ एमआरएनए के मॉलिक्यूल बने हुए हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है, अब ये कब बने हुए हैं? फर्ज के एक लीफ का सेल है, लीफ का सेल है, उसको हमने नॉर्मल वाटर कंडीशन दी है। फिर हमने कुछ लीफ पौधे ऐसे हैं जिनको हमने ज्यादा सॉल्ट दे दिया पानी के अंदर। अब हम देखेंगे कि प्लांट के लीफ के अंदर अंडर हाई सॉल्ट स्ट्रेस कंडीशन कौन से जीन ज्यादा एक्सप्रेस हुए हुए, अप रेगुलेट हुए हुए, कौन से जीन? अच्छा, अब हम कहेंगे कि ये जीन ज्यादा अप रेगुलेट हुए हुए हैं, इट मींस उसका कोई काम होगा तो तभी वो ज्यादा एक्सप्रेस हुए हुए है ना। वो क्यों, क्या कर रहे होंगे? वो तो या तो साल्ट को कम कर रहे होंगे, या साल्ट की वजह से सेल के अंदर डैमेज हो रहा होगा, उस डैमेज को कम कर, दो ही कम हो सकते हैं ना। या तो आप जंग में दुश्मन की बंदूकों को रोकें, या दुश्मन के बंदों को मारें, या अपने बंदे जो डैमेज हुए हुए हैं, और कोई काम हो सकता है। आप सोचे ना, इससे साल्ट के स्ट्रेस के दौरान हमें कोई जीन ऐसा मिला है जो कि बहुत ज्यादा तादाद में है,
अब यहां से हम क्या अस्यूम करेंगे कि या तो ये क्या कर रहा है, साल्ट के डैमेज को कम कर रहा है, या साल्ट से अफेक्टेड जो प्रोटीन है उनको बचा रहा है, या ये शील्ड के तौर पर अभी यहां से साल्ट आ रहा है ताकि शील्ड के तौर पर खड़ा है, या साल्ट को वैक्यूल की तरफ ट्रांसफर कर रहा है ताकि साइटोप्लाज्म के साल्ट का इफेक्ट ना हो, या तो ये भी हो सकता है कि इससे सिविरिटी ज्यादा हो रही हो स्ट्रेस की। तीसरा काम भी तो हो सकता है ना, ये मीर जाफर हो, साल्ट के दौरान ये पौधे को और नुकसान पहुंचा रहा हो, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन यहां पर हमने सिर्फ ये एनालिसिस करके पता लगाना है कि साल्ट के दौरान ये जीन ज्यादा था, दैट्स इट। ये जीन का एक्सप्रेशन, यहां पर हमें उसका एग्जैक्ट फंक्शन नहीं पता चलेगा, लेकिन हमें यह पता चल जाएगा कि देयर इज अ रोल, बल्कि सीआर है ना, सीआर का हम देखेंगे कि जहां मीटिंग है सीआर की, सिर्फ आप में से ये जीआर और सीआर वहां जाते हैं, आप नहीं जाते। इट मींस अगर ये वहां जा रहे हैं कि वहां पर कोई रोल है सीआर जीआर का, इसलिए वो जहां एक ऐसे कमरे में जहां पर पूरे डिपार्टमेंट के हर सीआर जीआर की डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के साथ मीटिंग है, तो इट मींस वहां कोई रोल होगा आपका। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई आप लोग यहां बैठे हैं, व्हाई यू आर हेयर, अब मेरा अच्छा, अब एक बंदा है वो बाहर बैठ के प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये बच्चे अगर इधर बैठे हैं, पहला प्रिडिक्शन क्या करेंगे, वो लेक्चर लेने के लिए बैठे हैं, ये एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स सीखने के लिए बैठे हैं, और ये उसको समझने के लिए बैठे हैं। ये कुछ भी प्रिडिक्शन कर सकता है ना। आपने भी देखना है कि अगर एक जीन एक जगह बहुत ज्यादा है, तो इट मीन उसका कोई रोल होगा। वो क्या रोल है, वो एक और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वो हमें, ठीक है, लेकिन इससे भी थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट हो जाता है कि क्या रोल है, लेकिन वी नीड टू डू सम एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट एज वेल। ठीक है, आपने अपना माइंड ऐसे भी जिस तरह नहीं हम अपने दिल पे ना लीजिएगा, जिस तरह लड़कियां तंज नहीं करती, जब कोई बंदा एक दूसरे का तंज करता है, या इसके अंदर ये प्रॉब्लम भी हो सकता है, इसके अंदर ये सूट बड़ा अच्छा नहीं पहना हुआ, जिसका कलर थोड़ा सा आगे पीछे भी हो सकता था, ये सूट इसके पहना हुआ तो अच्छा नहीं लगता, अगर मैं पहनती तो, ये इस तरह की तंज करते हैं ना हम। ये तंज आपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर, डाटा के ऊपर करना है, अच्छा ये डाटा ज्यादा क्यों है, कम क्यों है, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी। आप बड़े अच्छे एनालिस्ट बन सकते हैं, यू आर वेरी गुड तंजियन। समझ आ गई आपको, आपने डाटे को तंज करना है कि ये डाटा ऐसा क्यों है, अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उस डाटे में से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। तो दैट्स नोन एज वी डिड दिस आरएनए सीक एनालिसिस। फिर आगे क्या है, अच्छा अब क्वेश्चन ये है नेक्स्ट, के उस डाटे की बेस के ऊपर, बच्चे मार्कर देना और एक लाइट्स भी ऑन कर देना। अच्छा, अच्छा डाटा, जब हमें एक जीन एक्सप्रेस हुआ हुआ मिलेगा बच्चे, फर्ज किया हमें हमें एक जीन मिला जो कि एक्सप्रेस हुआ है, अब हमने ये मालूम करना है कि वो जीन जो ज्यादा एक्सप्रेस, बच्चे क्या हुआ, वो ज्यादा, अच्छा अब हम कैसे पता चलेगा कि वो क्या फंक्शन करेगा। अब हम एक और एनालिसिस करेंगे जिसको हम कहते हैं जीन अंटोलॉजी। ठीक है, वो उसकी प्रोटीन सीक्वेंस उस एनालिसिस के अंदर डालेंगे, वो हमें यह बताएगा कि आपका वो जो जीन ओवर एक्सप्रेस हुआ हुआ है, उसकी सब सेलुलर लोकेलाइजेशन क्या है। नहीं लगी समझ, एक कंट्रोल है, एक ट्रीटेड है, इसके अंदर एक मॉलिक्यूल जीन एक्सप्रेस हुआ, हमें पता चला कि वो तो उसकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन क्लोरोप्लास्ट है, और यहां वो जीन एक्सप्रेस नहीं हो रहा। इट मींस अंडर दैट स्ट्रेस क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड प्रोटीन्स आर सिग्निफिकेंटली अपरेगुलेटेड। नहीं लगी समझ, इसमें क्लोरोप्लास्ट का लेवल है 2, यहां पर है क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक प्रोटीन है, उसका लेवल है 150, और यहां पर है 0.5।
व्हाट डज इट मीन? इस सेल के अंदर फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रही होगी या यहाँ यहां ज्यादा हो रही होगी? और हमने देखा वो जो जीन अपरेगुलेट हो रहा है ना, उसकी सब सेलुलर लोकलाइजेशन जो है, इससे हम ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अंडर दैट स्ट्रेस कंडीशन ज्यादा हो गया। या अगर वाइस वर्सा हो तो हम कहेंगे इस सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जीन डाउन रेगुलेट हुआ है। इट मीन जहां पर जो फोटोसिंथेसिस का बायोलॉजिकल प्रोसेस था वो डाउन हो गया। हम ये स्टेटमेंट रिजल्ट्स में लिख सकते हैं, रिजल्ट्स में लिख सकते हैं ना, बेस्ड ऑन दैट डाटा। अच्छा, अब प्रोटीन की सबसे पहली तो आपने मालूम कर ली कि वो लोकलाइजेशन क्या है। फिर आपने देखा कि उस प्रोटीन का फंक्शन क्या है। इसे कहते हैं मॉलिक्यूलर फंक्शन। क्या कहते हैं? अच्छा, मॉलिक्यूलर फंक्शन का मतलब ये है कि एक प्रोटीन क्या कर सकती है। वो काइनेज हो सकती है, फॉस्फोरिलेशन कर सकती है, वो क्या कर सकती है, वो ट्रांसक्रिप्शन करवा सकती है, वो क्या कर सकती है, वो हेलिकेज हो सकती है, वो क्या हो सकती है, वो ऑक्सीडेशन कर सकती है, वो ये कर सकती है, वो रिडक्शन कर सकती है, या ऑक्सीडो रिडक्टेंस, दोनों एक्टिविटीज उसके अंदर हो सकती हैं। फिर वो लिपिड की बायोसिंथेसिस में हेल्प कर सकती है, वो क्या कर सकती है, देयर आर मेनी। अब हमने देखा कि इस प्रोटीन, जो जो प्रोटीन यहां पर ओवर एक्सप्रेस हुई है, और ये काम ये करती है कि ये लिपिड की परऑक्सीडेशन करती है। लिपिड की परऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? H2O2, ये एक परऑक्साइड है। ये कंपाउंड किसी भी प्रोटीन लिपिड के साथ अटैच हो जाए, ये हो गई परऑक्सीडेशन ऑफ लिपिड। अगर एक एंजाइम है हमारा, वो इसको चुप के इतना अटैच करते हुए, उसको हम कहेंगे, उस एंजाइम का नाम क्या होगा? लिपिड परऑक्सीडेज। लिपिड, या और वो प्रोटीन है हमारी जो ओवर एक्सप्रेस हुई थी। अच्छा, इट मींस अब ये जो प्रोटीन है ना, इसका काम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर वो जीन एक्सप्रेस हो रहा है, अब इसका काम फोटोसिंथेसिस वाला तो है ही नहीं, इसका काम है। तो हम यहां पर अपना क्वेश्चन दोबारा रीराइट करेंगे। ओके, दिस जीन इज सिग्निफिकेंटली अपरेगुलेटेड ड्यूरिंग शॉर्ट स्ट्रेस, and because this gene is involved in lipid peroxidation, so lipid peroxidation process is significantly increased. That will lead to lipid peroxidation. जब लिपिड peroxidation हो गई तो क्या हुआ? लिपिड डैमेज हो गया। जब लिपिड डैमेज होगा तो क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन दो चीजों की बनी होती है, प्रोटीन की और लिपिड्स की। जब लिपिड ही डैमेज होगी तो क्या हो गया? चंडीगढ़ ही रह गया तो पिंड तो बन जाएगा ना। ठीक है, तो क्या होगा? वो सेल डैमेज हो जाएगा। जब वो सेल डैमेज होगा तो क्या होगा? जील्ड कम आ जाएगी, सेल की डेथ हो जाएगी, प्रोग्राम सेल डेथ हो जाएगी। मेरे आप देखो ना, एक आरएनए के एनालिसिस से हम कहां पहुंच गए। एक आरएनए के एनालिसिस से, इसे कहते हैं लॉजिक। इसे क्या कहते हैं? आज एक मैंने शायद आपको स्टोरी भी सुनाई थी लॉजिक वाली। और पिंड का बंदा कितने शहर चला जाता तो लॉजिक सीखण चले जाता है। अच्छा, एक ना पिंड का, ये चौधरी है ये, ठीक है, ये चौधरी है, ये चौधरी का बेटा है, ये इंग्लैंड चला जाता है, वहां पर फलसफे में पीएचडी करके आ जाता है। और ये पूछता भी, ये क्या करके आया तुम? वो कहता है, जी मैं लॉजिक सीख के आया। अब लॉजिक क्या है? ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਫਿਰ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮੀ ਹੁੰਦਾ, काम करने वाला, ਉਹਨੂੰ बताता वा लॉजिक ये होती है। फर्ज किया मैंने ये साथ वाला जो बंदा है ना, उससे पूछा है कि तुम्हारे घर में गाय कितनी है। वो कह रहा मेरे पास 10-15 गाय हैं। इसका मतलब तू वावा, इससे उसने प्रिडिक्शन की कि तू वावा अमीर होना। अच्छा, इट मीन्स उस गाय को देखभाल करने वाला भी होगा, मजदूर रखे होंगे काफी। हाँ, कहता मैंने वाकई रखे हुए हैं। अब उसको मजदूर रखने के लिए आपकी जो घर की औरतें हैं ना, वो बड़ी सुगढ़ होंगी। सुगढ़ का मतलब अक्लमंद होंगी। अच्छा, इट मीन्स जो सारा काम बड़े अच्छे तरीके से हो रहा है, और इनको मैनेज कौन कर रहा है? वो कह रहा है मेरी वालदा करती है।
इट मीन तो उसने कहा कि इसका मतलब काम सारा ठीक हो रहा, गाय भी ज्यादा है, काम भी सही हो रहा है। इट मीन आपकी जो गाय है, जो अच्छा अच्छा, आपकी जो माँ है ना, वो एक अक्लमंद खतून है, आपकी माँ जो है। अब वो मेरे जैसा, आप मैं अपने आप को कह देता हूँ, जब पेंडू वो चला गया घर अपने, मैं भी लॉजिक सीख के आ गया। वो किससे पूछता है कैसे, वो पूछता है कि आपके घर में गाय है, वो कहता नहीं, कहता मतलब तेरी माँ चंगी औरत नहीं हैगी। अब इससे थोड़ी कह सकते कि उसकी माँ अच्छी नहीं है, इसे कह सकते हैं। इसलिए अगर तुसी ऐदा दी लॉजिक पेपर ਦਿੱਤੀ, यू गॉट माय पॉइंट। लॉजिक क्या है, मैंने आरएनए के एनालिसिस से ये पता लगा लिया कि लिपिड की वजह से उसका ये जो फिनोटाइप चेंज आई है ना, उसका सेल डेथ हुआ है, उसकी लीफ कर्लिंग हुई है, या उसके अंदर ये चेंज आई है, वो इस जीन के एक्सप्रेशन में कमी या ज्यादती की वजह से हुई है। ये होगी लॉजिक, समझ आ गई आपको। आपने लॉजिकली चीजों को एक्सप्लेन करना है कि ऐसा ही हुआ है तो ऐसा ही क्यों हुआ है। बच्चे समझ आ रही है, या फिर मेरी गल्लां समझ लिया कि एवं बोली जाता। दिस इज रियली हेल्पफुल इन योर लाइफ कि हाउ टू इंटरप्रेट द थिंग्स। ठीक है, आपने अपनी जिंदगी के अंदर भी देखना कि कौन से ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं जिसकी वजह से मैं प्रोग्रेस नहीं कर रही, उसको फायर कर दो। कौन से ऐसे दोस्त हैं जिसके साथ जब मैं रहती हूँ तो मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, मेरा क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ जाती है, और वो मुझको इंकरेज करती है। देयर आर मेनी फैक्टर्स है ना, तो उसको ऑलवेज हेल्पिंग रहो, ऑलवेज एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव रहे, और अपनी जिंदगी को रिलैक्स रखे, साइकोलॉजी फिजियोलॉजी जो जो भी है ना आप लोगों की, आप उसको इंप्रूव करें। समझ आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि अच्छा बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस, ये क्या है, पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अगर हमें ये पता चले कि उस जो प्रोटीन है उसका काम है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन, इसका मतलब क्या होगा कि फोटोसिंथेसिस और ज्यादा हो गई है, क्योंकि जितनी सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का मतलब है अब फोटोसिंथेसिस के अंदर सिर्फ एक काम नहीं हो रहा, पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, फिर उसका वाटर के साथ रिएक्शन करा रहा है, फिर ग्लूकोज बन रही है, फिर ऑक्सीजन बन रही है, और फिर वो ऑक्सीजन सेल से बाहर जा रही है। सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इट मीन एक एंजाइम नहीं इसके अंदर इन्वॉल्व, एक प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं है इसके अंदर, मेनी प्रोटीन्स हैं जो मिलकर। लेकिन अगर हमें एक भी प्रोटीन का पता चल जाए कि एक प्रोटीन जिसका जीन का एक्सप्रेशन ज्यादा है, इनमें वो पूरा प्रोसेस ही ज्यादा होगा। ज़ाहिर है, हम अगर बाहर स्टूडेंट आए ही नहीं हुए तो टीचर आएंगे। अगर हमें पता चला कि टीचर बड़े आए हुए हैं, इट में स्टूडेंट भी आए होंगे, हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं ना इससे। इट में पूरा प्रोसेस जो है हम वो कर सकते हैं उससे, कि ये वाला बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है, अगर हमने ये देखा कि दूसरी प्रोटीन भी का भी एक्सप्रेशन ज्यादा है, जो फर्स्ट के एक पास में तो यहां पर जो आपकी प्रोटीन, एक यहां पर दोनों प्रोटीन की एक्सप्रेशन ज्यादा हो, तो फिर हमारा प्रिडिक्शन वैलिडेट हो गई कि वाकई ठीक कहा था कि बायोलॉजिकल प्रोसेस में उसकी फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी जो है ज्यादा हो गई है। समझ आ रही है आपको। लेकिन ये कैसे पता चलेगा, when you done this RNA-seq analysis, when you will done this RNA-seq analysis, जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस, क्या करना है, आरएनए आइसोलेट करना है और उसको डीएनए में कन्वर्ट करना है। वो डीएनए फिर भेजेंगे हम कंपनी को, वो हमें हर आरएनए से जितना आरएनए एक्सप्रेस हुआ होगा उतना ही डीएनए बना उसका बनेगा। अगर एक जीन के 15 मॉलिक्यूल आरएनए के बने हुए हैं तो 15 डीएनए के मॉलिक्यूल बनेंगे, और वो 15 डीएनए के मॉलिक्यूल जब सीक्वेंस होके आएंगे तो हमारे पास 15 फाइलें एक जीन की बनेगी। वो फिर हम उसको जीनोम असेंबली में जाएंगे तो वो हमें पता चलेगा कि हर जीन के कितने कितने आरएनए के मॉलिक्यूल बने हुए हैं। ऐसा ही काम पहले कंट्रोल के अंदर करेंगे, ऐसा ही काम फिर हम ट्रीटेड के अंदर करेंगे, फिर उन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। ये वाला वो कंपैरिजन से हमें पता चलेगा एक को कंट्रोल और ट्रीटेड के दरमियान में कितना डिफरेंस है, कितने अप रेगुलेटेड जीन्स हैं और कितने डाउन रेगुलेटेड जीन्स हैं।
अब अच्छा, अब क्योंकि आप तो थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, अब ये इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट करना आप लोगों के लिए तो मुश्किल है इस क्लास के अंदर। अब हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी किसी ने जनरेट किया हुआ है डाटा, हम वही डाउनलोड कर लेंगे और उसके अंदर हम अपने जीन का नंबर देख लेंगे कि कितना नंबर है उसका। फिर उसके ऊपर हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लगा लेंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कि मेरे वो जो 15 जीन्स हैं NHX1 के या PR1 के या किसके, उनका जो एक्सप्रेशन है कितनों के अंदर अपरेगुलेटेड है, कौन कौन से जीन्स हैं जो अपरेगुलेटेड है और कौन कौन से जीन, वो डाटा है ये वाला। वो डेटाबेस कौन सा है, ये लिखा हुआ है डाटा अवेलेबल फ्रॉम NCBI जीन एक्सप्रेशन। अपनी इस वेबसाइट पे जाना है, वहां पर जाकर आपने अपनी क्रॉप का नाम लिखना है। किसका? क्रॉप का। तो वो हमें बता देगा कि कितने जीन्स हैं इस वो एक्सपेरिमेंट है जो किए हुए हैं जो उस क्रॉप से रिलेटेड है। आपने एक एक्सपेरिमेंट फर्ज किया, आप काम कर रहे हैं PR1 के ऊपर। अब आपने देखना है कि कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो पैथोजन का अटैक कराया हो, फिर जीन का एक्सप्रेशन लिया हो, तो वो डाटा डाउनलोड कर लें। फिर आप देखें कि ओके, क्योंकि PR1 का काम एबायोटिक स्ट्रेसेस के अंदर भी है, कुछ जीन्स ऐसे हैं जो एबायोटिक स्ट्रेसेस के अंदर भी। आप अगर कोई डाटा किसी ने ड्राउट स्ट्रेस पे जनरेट किया हुआ है अंडर कंट्रोल और ट्रीटेड कंडीशन, उनको भी डाउनलोड कर लें। फिर उसमें से अपने जीन तलाश करें और उसका डाटा लें कितना उनका डिफरेंसेस है। तो आप इजीली अपने हर जीन का ना ये मालूम कर लेंगे कि कौन से जीन्स हैं अप रेगुलेट हैं और कौन से जीन्स हैं डाउन रेगुलेटेड, कौन से जीन है जिनके अंदर नो चेंज इन द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन। फर्ज किया कुछ ऐसे होते हैं जो स्टूडेंट जिनको मर्जी डांट ले, प्यार कर ले, उन्होंने नहीं पढ़ना, उन्होंने रिजल्ट 50 नंबर ही होने हैं। वो ऐसे जीन्स होते हैं, ठीक है। एक है जिसको थोड़ा सा जरा स्ट्रेस दो या उनको शर्म दिलाओ तो वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, ऐसे ही है, ठीक है। कई ऐसे होते हैं जिनको गुस्से में कम उनकी प्रोग्रेस कम हो जाती है, ठीक है, उनको नॉर्मल पढ़ाया जाए, नॉर्मल तरीके से बताया जाए तो वो अच्छे तरीके से। यही चीज यहां पर है, यही चीज यहां पर है कि कौन से ऐसे जीन्स हैं, आपने अपने हर जीन को करेक्टराइज करना है कि मेरे इस जीन का फंक्शन क्या है। तो वो कैसे पता चलेगा? दिस इज द बेस्ट टूल टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ द जीन। अगर ये एक्सपेरिमेंट आपने खुद करना हो, RNA पहले एक्सपेरिमेंट लगाना हो, RNA आइसोलेट करना हो, cDNA कन्वर्ट करना हो, फिर वो पूरे जीन 20 के 20,000 जीन के एक्सप्रेशन मालूम करना हो अंडर कंट्रोल कंडीशन और 20 के 20,000 जीन के एक्सप्रेशन अंडर, तो पता कितना खर्चा है? 4.5 लाख रुपया, ठीक है, पाकिस्तानी रुपीस में। अराउंड 3,50,000 से लेकर 4,50,000 के दौरान ये एक खर्चा आता है। लेकिन ये काम किसी ने कर लिया है आपके लिए, उसने तो हर अपने लिए किया था। उसने अपने वैरायटीज के अंदर जीन एक्सप्रेशन को स्टडी करने के लिए, और आपने उससे उसी का डाटा डाउनलोड कर लिया और आपने उसके ऊपर अपने जीन का एक्सप्रेशन स्टडी कर लिया। तो इससे आपको अपने जीन के फंक्शन का पता चल जाएगा, ठीक है। समझ आ गई आपको? तो इन दिस वे यू कैन इजीली गेट दैट नॉलेज। अच्छा, अब आगे है अ पब्लिक डेटाबेस दैट स्टोर फंक्शनल जीनोमिक डाटा इंक्लूड, ये माइक्रो एरे भी हो सकते हैं। माइक्रो एरे में पढ़ा हुआ है आपने, क्या होता है माइक्रो एरे? अच्छा, चले RNA सीक एनालिसिस वही जो मैंने अभी बताया है। फिर आगे अदर एक्सप्रेशन डेटाबेसेस भी है। अच्छा, ईच डाटा सेट इज रिप्रेजेंटेड एज जियो सीरीज, जियो सैंपल्स एंड जियो प्लेटफॉर्म, इसके बारे में आपको बता दूंगा। बस क्या, ये एक एक्सप्रेशन डाटा है जियो, उसका नाम ये है, क्या है ये, उसका एक्सेशन नंबर है। हर डाटा, जिस तरह मैंने कहा ना, आपका रोल नंबर क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, फर्ज किया मैं कह रहा हूँ SPB 2024-19, ये है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। इससे हमें ये पता चल जाएगा, ये इसके साथ हम लिखते हैं PU। तो कोई भी बंदा
आपके इस रजिस्ट्रेशन नंबर से आप सिर्फ अपना कार्ड कहीं गुम हो जाए ना, मेरे याद है इस तरह का रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए कि फर्ज किया 2019 और 19। अच्छा, ये बड़ा ही बेस्ट सिस्टम है किसी भी स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन देने का। पीयू का मतलब ये पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, स्कूल ऑफ आर्टिकल साइंसेस बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री की, ये 2025 में इसका 24 में एडमिशन हुआ और 19 नंबर रोल पर है। व्हाट डू यू थिंक? इवन आपका कार्ड दुनिया में कहीं से भी गुम हो जाए तो वो आपका कार्ड देख के वो पता लग जाएगा कि ये किसकी स्टूडेंट हो सकती है। ऐसा होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर। पता नहीं साढ़े एडा फजूल बनाते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। मेरी बात की हाँ, इसके साथ एक और भी लगा ले, पीएस लगा ले था है, भी जो भी है। आप इस तरह आपको ये समझ आ जाएगी। हमारे जरिए मस्ती में हमारा मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर था ना, वो अभी तक मुझे याद है, वो है 99 AG 1182। 99 का मतलब 1999 में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, AG एग्रीकल्चर में, 1182 मेरा रोल नंबर था, जैसे ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर था। समझ आ गई? इस तरह यू कैन इजिली ट्रेस। अब हम जब भी मेरे कोई दोस्त पुराने यार मिलिया मिलते हैं, हम उससे सिर्फ यही पूछते हैं, कोई जूनियर हो जो ओ यार तेरा एजी नंबर किया, वो मुझे बता देता है कि 99 एजी है, 97 एजी है, 96 एजी है। तो इजीली वी कैन, हमारा ना इस एजी रजिस्ट्रेशन नंबर ने हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बच्चों को ऐसा कनेक्ट किया है। एक बस हम जस्ट उनको ये बताते हैं ये हमारा एजी नंबर है, सारे बताते हैं सिर्फ 97 एजी है, 99 एजी है, वो उसको समझ आ जाती है ओके ये वो उस सेशन का है। अच्छा तेरा तो क्लास फेलो भी होना, तेरा तो क्लास फेलो भी होना, तेरा समथिंग लाइक दैट ना, लंबी लंबी कहानियां भी शुरू हो जाती है। और ये सब वेरी गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द, ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है ना? तो इस तरह ये आ गया, समझ आ गई। इंक्लूड माइक्रो आरे जियो सैंपल्स है, ये आ गया। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी, पहला काम आप लोगों ने किया हुआ है, जीआर क्या लिखा हुआ है? आपने पहले तो डाटा सेट, मैंने कहा आपने डाउनलोड किया, ठीक है। आपने स्ट्रेस रिलेटेड डाटा सेट लिया हुआ है, या आपने कोल्ड स्ट्रेस लिया हुआ है, वो एनसीबी जियो से आपने सर्च आउट किया और डाउनलोड कर लिया। फिर क्या, अब आपने वहां से अपने जीन उसके अंदर डाले और उसका डाटा अलग कर लिया, उसका डाटा अलग कर लिया। मैं सारा प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। नेक्स्ट है नॉर्मलाइज द डाटा। अच्छा, अब नॉर्मलाइज किसे कहते हैं? अच्छा, इसको मैं सादे लफ्जों में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आए। मैं पुट्ठी जी इंग्लिश बोल के चल जाऊंगा, आपको समझ ना आए तो कोई फायदा नहीं ना पढ़ाने का, है बच्चे? ऐसा ही है। अच्छा, फर्ज किया मैंने आपको बताया कि आपकी हाइट मैंने ली है 5 फुट 7 इंच है, फर्ज किया जब 5 फुट 9 इंच है, इसकी हाइट ली तो 130 सेंटीमीटर। तो हम आपका इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं। पहले हम दोनों का यूनिट सेम करेंगे। नॉर्मलाइज करने का मतलब यही होता है कि तमाम यूनिट उनके सेम कर दिए जाए। समझ आ रही बच्चों? एवरीथिंग इज क्लियर कि उसको नॉर्मलाइज करने का। फिर आगे आ गया, अल्लाह अकबर, नॉर्मलाइज कर चलेगी। ओके, उसके बाद है कि परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। ये मैंने अभी बताया कि इसको हमने मालूम करना है कि वो डेग्स है, उसके लिए मैं आपको स्टैट के वो एनालिसिस भी समझाऊंगा सारे, कि कैसे टी टेस्ट लगाना है, कैसे अनोवा लगाना है, कौन सी वैल्यू आएगी तो ये डेग है, कौन सी वैल्यू आएगी तो डेग, कोई कोई क्राइटेरिया है सेट किया हुआ स्टैटिस्टिक्स वालों ने। इट मीन आपको स्टैटिस्टिक्स भी आनी चाहिए, इट मीन आपको डाटा साइंस और स्टैटिस्टिक्स अगर आएगी तो आप एक अच्छे बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो। इसलिए आपको पढ़ाई जाती है, स्टैट पढ़ाते हैं, अभी तक पढ़ी है आप लोग। काइंडली उनको कहिएगा कि हमें ना स्टैट को प्रैक्टिकली कैसे करना है वो समझाएं। हमारे ना असल मसला ये है कि जो स्टैट वाले हैं ना, हमें आपको पता है कि कार का एक इंजीनियर होता है कि एक कार का मैकेनिक होता है, शायद एक होता है ड्राइवर। अगर आपने कार लेनी है तो आपने इंजीनियर बनना है या ड्राइवर बनना है? लेकिन वो हमें इंजीनियर बनाने के चक्कर में अगर पड़ जाए तो मैं ड्राइविंग आएगी?
अच्छा, इसमें स्टैट वाले क्या करते हैं कि वो आपको ना स्टैटिस्टिकल वो सॉफ्ट वो कैलकुलेशन कैसे बनी वो सिखाने शुरू कर देते हैं। हमारा उनसे लेना देना ही नहीं है। हमारा तो काम ये है कि उस इक्वेशन को यूज करते हुए डाटा एनालाइज कैसे करना है। डाटा, ये उसके ड्राइवर है, ये उसके, इस तरह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा कि ये कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर बना कैसे। ये है कंप्यूटर साइंस वालों का काम। आप लोगों का काम है, आपने सॉफ्टवेयर के ड्राइवर हैं, आपके हैं टीवी टूल के ड्राइवर हैं। ड्राइवर आप ही होंगे, टीवी टूल खुद बनाने वाला कैसे, उस कार बनाने वाला तो नहीं। इसलिए आप दिमाग से सोच लें कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज नॉट अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है, लेकिन इसके जो इसको यूज करने वाले हैं वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है। वो क्या है? बायो टेक्नोलॉजिस्ट है। समझ आ गई आपको? एवरीथिंग इज क्लियर? ओके। अब है उसके बाद आपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है, फिर आपने टीवी टूल में जाके उसका अब वोल्केनो प्लॉट बनाने या हीट मैप बनाना है। फिर आपने उसको इंटरप्रेट करना है कि कौन सा डाटा ठीक है और कौन सा डाटा डिफरेंट है। ठीक है, उसके लिए फिर ये डिफरेंट है डाटा रिट्रीवल है, जीन एक्सप्रेशन डाटाबेस वह रिट्रीव फ्रॉम एलसीबी या जियो। फिर डाटा प्रोसेसिंग की, फिर उसको आइडेंटिफाई किया डेक्स, फिर उसको जीन फैमिली आइडेंटिफिकेशन, टारगेट जीन फैमिली मेंबर्स आर फिल्टर्ड थ्रू ब्लास्ट। वो हमने पहले कर लिए थे, ब्लास्ट कर किया हुआ है आप लोगों ने। फिर हमने विजुअलाइजेशन की, हीट मैप किए, जनरेट किए, और फिर हमने उसके गो एंड एनरिचमेंट एनालिसिस। वो क्या है आप, इसको कहते हैं जीन ऑन्टोलॉजी। व्हाट इज जीन ऑन्टोलॉजी? हाँ, जीन ऑन्टोलॉजी जी बच्चे आप फॉलो करिए अभी। व्हाट इज जीन ऑन्टोलॉजी? जी साहब वाली आपका नाम क्या? अफसा। दीदी हमारी अक्सा जी ने मेरा आपको कोई दीदी और कोई क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहे हैं। जी बच्चे आप बताइए। हेलो, बाय। दोस्तों, अंटोलॉजी किसे कहते हैं? लॉजी किसे कहते हैं? स्टडी अंटोलॉजी। आपने पढ़ा होगा कि दो तरह के एक होते हैं डिजिटल, एक एक होते हैं मैनुअल। मशीन दो तरह की होती है, एक डिजिटल होती है, एनालॉग होती है। एग्जैक्टली, एनालॉग होती है, एक डिजिटल होती है। अच्छा, ये जो जीन एंटोलॉजी है ना, ये जीन्स को ना डिजिटल करना, जीन को डिजिटल करना, जीन को अंडरस्टैंड करना है हमने। वो कैसे करेंगे? हमें इसका ना फर्ज किया हमने आपको अंडरस्टैंड करना है। मुझे इस तरह मैंने कहा ना, ये आईडी होगा तो मुझे 1 मिनट में पता चल जाएगा। अच्छा, इसी तरह हम जीन को भी आईडी दे देते हैं। क्या देते हैं? जीन को। अच्छा, अब जीन का काम क्या है? फर्ज किया, मैं एग्जांपल ऐसे देता हूं कि आप घर घर में आप मेल है या फीमेल, अगर वो दौड़ता है 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से या इससे ज्यादा दौड़ता है, उसको नाम दे दें जीन ओंटोलॉजी 001। अगर वो, उसकी कैपेसिटी ये है कि वो सिर्फ लेस देन 100 से और मोर देन 50 के दरमियान, 75 से प्लस कर सकता है, दौड़ सकता है, और 100 से कम और 75 से ज्यादा, उसको हम कहेंगे मिड दौड़ने वाला। ठीक है, या एवरेज, उसको शहजादी, उसका नाम दे दिया हमने एवरेज। उसका नाम हमने नंबर दे दिया गो 002। एक अच्छा पुश लगा सकता है, क्रिकेट में बहुत अच्छी पुश लगा सकता है, उसको हम कहेंगे गो 003। एक देखा है कि वो बड़े अच्छे छक्के मार सकता है, उसको हम कहेंगे गो 00। एक है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करवा सकता है, वो यॉर्कर बड़े अच्छे मारता है, उसको हमने कह दिया गो 00। अच्छा, अब वो मुझसे ये पूछेगा, अच्छा वो क्या क्या कर लेता है यार, वो 04, 03 और 01 कर सकता है। अब आपको नहीं पता, इनको नहीं पता, लेकिन मुझे कोड का पता है, मैं इजीली अंडरस्टैंड कर लूंगा। ओके, ये बच्चा मैंने क्रिकेट के अंदर रखना है ये। अच्छा, एक एनालिस्ट को कहा, जा जा तू, मेरे पास टाइम नहीं है, तू जा इसके अंदर जाके देख कि ये क्या क्या काम इनके उनके कोडिंग मुझे बता दे। ठीक है,
और फिर मैं उसको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करूंगा, उसके अंदर से कोड डालूंगा। वो कोड से हमें ये बता देगा, हर बंदे को करेक्टराइज करके बता देगा कि ये 1 नंबर का प्लेयर है, ये एवरेज है, और ये लो लो एवरेज है। ठीक है। आजकल पूरी दुनिया के अंदर हर चीज डाटा के ऊपर चलती है। किसके ऊपर चलती है? डाटा साइंस। किसके ऊपर? डाटा साइंस के ऊपर। डाटा साइंस, इसलिए मैं बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों को बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ डाटा एनालिटिक्स के अंदर अगर आप कोई एक्सपर्टीज है तो आप साइंटिस्ट हैं। अगर केली बायोटेक्नोलॉजी आती है तो साइंटिस्ट नहीं है। डाटा आपके पास जनरेट कर लिया, पता नहीं उसको इंटरप्रेट कैसे करना है। आपने कोई एक्सपेरिमेंट लगाया, पीसीआर लगाया, कोई सीक्वेंस करवाई, ओ ये क्या सीक्वेंस आ गई? सुमन बुकमन उमन फाहम। ठीक है। अगर आपको वो आपने कोई प्रोटीन प्यूरिफाई की, उसकी आपने पीएच वैल्यू देखी, आप आपको पता नहीं इस पीएच के ऊपर इस प्रोटीन की वैल्यू का मतलब क्या है। ठीक है। और उसका एक डाटा जनरेट किया, और वो डाटे के अंदर डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी ये पीएच वैल्यू है। तो ये बंद कर दो पक्के यार, इतनी तो अच्छी। चले जैसे मर्जी कर लो, जैसे जमहूरियत जमहूरियत कहती है। ओके। अब समझ आ गया आपको इसको कैसे? अच्छा, इसी तरह ही जो फोटोसिंथेसिस है, इसमें 3 चीजें होती है। एक है बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये लिख ले, बायोलॉजिकल प्रोसेस। दूसरा है मॉलिक्यूलर फंक्शन। और तीसरा है सब सेलुलर लोकलाइजेशन। ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए हर जीन की। हर जीन की 3 चीजें पता होनी चाहिए। मॉलिक्यूलर फंक्शन, सब सेलुलर लोकलाइजेशन, और वो किस बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। हाँ, ये इसलिए मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आगे क्या है कि हम जीन ओंटोलॉजी के अंदर एक है बायोलॉजिकल प्रोसेस। फर्ज किया हमने देखा फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन भी एक पूरा प्रोसेस है ना। ठीक है। फिर हमने देखा अ, क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरे का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। डाइजेशन कैसे होती है, उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व है। ठीक है। फिर हमने देखा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये पूरा एक कर्ब साइकिल, कैल्वन साइकिल, ये क्या है? पूरे के पूरे बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हमने कैल्वन साइकिल को नाम दे दिया गो 001, कर्ब साइकिल को गो 002, फोटोसिंथेसिस को गो 003, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। ठीक है। हमने इन सबको क्या दे दिया? अच्छा, अब हमने देखा कि एक प्रोटीन है, फिर उसके मॉलिक्यूलर फंक्शन, मॉलिक्यूलर फंक्शन भी वो भी फर्ज गया, काइनेज है तो 001, हेलिकेज है 002। ठीक है। फिर आगे वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, वो निकिंग लगा सकता है, ये भी एक मॉलिक्यूलर फंक्शन है। ठीक है। और फिर और भी कई ऐसे छोटे छोटे जो मॉलिक्यूलर फंक्शंस हैं, उनको भी हमने एक नेम दे दिया, एक एक्सेशन नंबर दे दिया। क्या दे दिया? एक आईडी दे दिया। क्या दे दिया? अच्छा, अब हम हर प्रोटीन के तीनों चीजें मालूम कर लेंगे। इसका बायोलॉजिकल प्रोसेस का कोड क्या है? हम एक ऑनलाइन डेटाबेस है जहां पर अपन अपनी प्रोटीन पेस्ट करते हैं, वो हमें बता देगा कि इसका गो नंबर क्या है, बायोलॉजिकल प्रोसेस का गो नंबर, इसके अंदर कौन कौन से हैं, सब सेलुलर लोकलाइजेशन वाला गो नंबर कौन सा है, और मॉलिक्यूलर। फिर हम वो डाटा एक कैग पाथवे है, इसके अंदर लिखा होगा कि कैग पाथवे के अंदर एनरिचमेंट के अंदर हम परफॉर्म करते हैं, तो फिर हमें पूरा एक पाथवे बना के दे देता है। करंटली इस सेल में अंडर साल्ट स्ट्रेस कौन सा पाथवे एक्टिवेट हुआ हो। क्या खूबसूरत है ना, पूरा पाथवे, पूरी बॉडी का सेल का पूरा पाथवे डिजाइन करके दे देता है हमें। समझ आ गई? लेकिन वो पाथवे डिजाइन करने के लिए हमें पहले उनकी समझनी पड़ेगी कि बेसिक क्या है, वो कैसे डिजाइन करेगा। वो एक मशीन है, मशीन कैसे डिजाइन करेगी, पहले हमें मशीन को बताना पड़ेगा कि ये जीन ओवर एक्सप्रेस हो तो ये लाइन लगानी है आपको ना। पाथवे के अंदर क्या होता है, एंजाइम ए है, बी को अगर ये एक्टिवेट होगा तो बी,
बी का अगर इस तरह हो, अगर इस तरह की लाइन हो, अगर फर्क ये यहाँ पर ए है यहाँ पर बी है और ये लाइन इस तरह की है, इसका मतलब जब ए बनेगा ना तो बी नहीं बनेगा, बी ए की एक्सप्रेशन को ब्लॉक कर रहा है। अगर बी का निशान है तो भी अगर ए एक्टिवेट होगा तो बी भी एक्टिवेट होगा। समझ आ गई? ये इस तरह का पाथवे के अंदर ये सारा हमें वो पाथवे पूरा बना के। अच्छा, इसके बाद आजकल आई हुई है सिस्टम बायोलॉजी। सिस्टम बायोलॉजी के अंदर ये करते हैं कि होल ट्रांसक्रिप्टोमिक, अच्छा, जो आरएनए को स्टडी करना टोटल को, इसको क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टोमिक। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्टोम। टोटल आरएनए को हम कहते हैं ट्रांस, इस तरह हम टोटल डीएनए को क्या कहते हैं? जीनोम। टोटल आरएनए को ट्रांसक्रिप्टोम। टोटल प्रोटीन प्रोटियोम। टोटल जो केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं उसे कहते हैं मेटाबोलोम। और फिनोटाइप को कहते हैं फिनोम। क्या कहते हैं? अगर हमारे पास ये सारा डाटा हो ना तो हम सेल की ना एक वर्चुअल सेल भी बना देते हैं। ये सेल स्ट्रेस के दौरान ये सेल इस तरह का होगा, उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी भी मेजर कर देते हैं, उसकी उसकी केमिकल एनर्जी, उसका पूरा इस तरह के भी। इसको कहते हैं सिस्टम बायोलॉजी। इसको क्या कहते हैं? साबल गाला कैसी कैसी चीजें एक आरएनए के एनालिसिस से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लॉजिक समझ आ गई? लॉजिक क्या होती है? बच्चे आपका नाम ही भूल गया हूं। अब्दुल समझ आ गई लॉजिक क्या होती है? सीआर, व्हाट इज लॉजिक? है? क्या कहा बच्चे? अच्छा, ही वाज स्लीपिंग। जी बते, लॉजिक क्या होती है? अच्छा, इसको कहते हैं लॉजिक। कैसे? ये लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि दुनिया में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट जो हैं, वो ऐसे काम करते हैं कि होल सेल लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, गोल्जी बॉडी कितना फंक्शन कर रहा है, इसकी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन कितना कर रहा है, कितने के रेस्पिरेशन हो रही है, कितनी इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है, कितनी इसके अंदर गोल्जी बॉडीज के अंदर एब्सिसिक एसिड की बायोसिंथेसिस कितनी हो रही है, इसके अंदर कौन से हार्मोन बन रहे हैं, कौन से हार्मोन नहीं बन रहे हैं, कौन से हार्मोन ज्यादा है, कौन से हार्मोन कम है, पूरा सेल का ना। जी। प्लांट का जैसे अगर हमने सॉल्व कर दिया तो हम नीड में से ले लिया, हमने भी देखना हो तो अलग से लेंगे, उसके अलावा अलग लेंगे, उसका अलग है। अच्छा, इसके ऊपर ना मैं एक और एक्सपेरिमेंट आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ना बताऊंगा कि कौन सा पार्ट लेना है। ठीक है? अगर तो हम लेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हमने पैथोजन का अटैक करवाया पौधे के ऊपर, यहां पर अटैक करवाया, तो यहां पर रिस्पॉन्स और आएगा, यहां पर रिस्पॉन्स या और तरह का आएगा, बल्कि यहाँ बम गिरता है। तो इस बम गिरन की वजह ना नाल वाले सारे सेल्स को पता चल जाएगा ना कि बम गिरा है, आवाज ही इतनी आएगी। अब यहाँ पर पैथोजन आया है, उससे कुछ केमिकल साथ वाले सेल्स में जाएंगे, वो साथ वाले सेल्स में जो केमिकल जब जाएंगे ना तो हमें वो उसको बता देगा जागते रहना भाइयों। समझ आ गई? जागते रहना, भी कोई ऐसा थ्रेट आ रहा है बचा लो अपने आप को। ये मैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर है उसके अंदर जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको सर कमाल क्या कर देता तुम। ठीक है? इंशाल्लाह वो मेरी अपनी पीएचडी की एक रिसर्च है, वो मैं आपको प्रेजेंट करूंगा कि कैसे हमने वो रिसर्च की थी, कैसे हमें पता चलेगा। पहले ना हमने पूरा लीव क्रश किया तो रिजल्ट जो हम सोच रहे थे वो ऐसा नहीं आया। जब हमने इसको अलहदा से क्रश किया, इसको अलहदा से क्रश किया, इसको अलहदा से क्रश किया, लीव को कट करके, फिर वही रिजल्ट आया जो हमने सोचा हुआ था। समझ आ गई? क्योंकि पहले जब हमने पूरे को क्रश किया ना तो ज्यादा कुछ चीजें इधर ज्यादा थी, कुछ इधर थी, कुछ इधर थी, कुछ इधर थी, कुछ इधर कम थी, कुछ ओवरऑल ना अजीब सा रिजल्ट आया था।
ये बात आपका वेरी गुड एंड वैलिड क्वेश्चन है कि कहां से आपने सेल लेने हैं और कौन से सेल लेने हैं। दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। इट मीन मुझे लगता है कि आपके बच्चे बड़े अच्छे हैं, आप लोग बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं। इंशाल्लाह हम ऐसा ऐसा माहौल बनाएंगे, ऐसा पेपर पब्लिकेशन करेंगे कि डेफिनेटली। अच्छा, उसके बाद आ गया, अब ये देखें, ये मैंने कर लिया नहीं। अच्छा, अब ये यहां पर ना पी की वैल्यू लिखी हुई है, क्या लिखा हुआ है? पी की वैल्यू है 0.05। अगर पॉइंट पी की वैल्यू 0.05 से कम हो, 0.0, अगर हमने ये स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया, उसकी हमने क्या किया, एक के अंदर दो वैल्यू है, एक के अंदर 150 है, और इसको हम स्टैट के थ्रू एक एनालिसिस किया, इसको टी टेस्ट कहते हैं। अगर पी की वैल्यू 0.05 से कम आए, इट मीन वो डेग है। इट मीन्स अगर पी की वैल्यू 0.07 आए, वो डेग नहीं है। वो इतनी दोनों के अंदर उसका एक्सप्रेशन सेम है, दोनों के अंदर, कंट्रोल और ट्रीटेड के अंदर। अच्छा, अब समझ आ रही है? अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आए तो वो डेग है, अगर 0.05 से ऊपर आए तो डेग नहीं है। अच्छा, अगर 0.01 से कम आए तो हाईली डेग। तो क्या है? वेरी सिग्निफिकेंटली डेग, बहुत ज्यादा उसके अंदर डिफरेंसेस है। ठीक है, अगर 0.051 से कम है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है पॉइंट, ये बी है, नहीं वो नहीं लिखा हुआ, अगर 0.01 से कम हो तो वो हाईली सिग्निफिकेंट है। ठीक हो गया। ये असल में मैं ना आपको सिखाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरी डायरेक्ट विंडो नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था उस कमरे में चले जाओ जहां आप काइंडली, इसके बाद ना मैं आप थोड़े से रिलैक्स भी हो जाएंगे। आप पता क्या करें, उसी नीचे वाले रूम में आ जाए। बच्चे देख के आओ तो वो खुला है, उधर कोई क्लास तो नहीं हो रही, वहां पर वो डायरेक्ट मेरा कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर ये हो रहा है कि ऐसे हो रहा है, नहीं लगी समझ? ये देखे ना, आप प्रेजेंटेशन मैंने क्लोज किया ना तो ये बंद हो जाएगा। है? पर इधर पता नहीं कोई इशू है, पता नहीं इधर ही होता है और नहीं कहीं होता है ये। इसलिए आप काइंडली ये करें, उधर जाके देखें और हमें बताएं कि क्या हो रहा है।